स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में। और आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक विषैला यानी कि यौगिक बनाते हैं, जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रह जाते हैं। अतः इन्हीं कारणों से पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। साथ ही जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है धातु के अम्ल के की अभिक्रिया होने पर समानता कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानता हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी कि 2NaOH प्लस ZN, और अभिक्रिया करने पर क्या बन रहा है यहाँ पे Na2ZNO2 प्लस H2O। जांच के लिए हम क्या करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती को प्रखनली के मुंह के पास ले जाने पर फट फट अर्थात पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया गया पेज नंबर 27 में जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसमें हम दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H प्लस आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है। सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl से H प्लस आयन उत्पन्न होता है, जिसके कारण शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंगों को नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। तो अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए या ना कि जल को अम्ल, क्योंकि जल को सांद्र अम्ल में मिलने से यह तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करते हैं, यानी कि ब्लास्ट हो सकते हैं। इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसीलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए बल्कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। तो सारे प्रश्न यहाँ पे आने के अभ्यास के से और हमारा जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उनको हम हल कर रहे हैं। तो आप लोग जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में H3O प्लस OH माइनस प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसके कारण ये H3O प्लस की सांद्रता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलते हैं या फिर मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण ये प्रभावित करती है। पेज नंबर 31 का प्रश्न में से हम प्रश्न नंबर 1 को छोड़ रहे हैं। वहीं प्रश्न नंबर 2 कह रहा है H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है विलयन और अधिक अम्ल होता है। वहीं 3 में कह रहा है क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। तो बता देते हैं कि H प्लस आयन क्षारकीय है परंतु इसकी सांद्रता OH माइनस आयनों की सांद्रता से कम होती है, इसलिए यह क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 36 का हम हल करेंगे, जिसमें से कह रहा है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका यानी कि CaOCl यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करिएगा, फाइनल एग्जाम में हमारा बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। दूसरा कह रहा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना, कमेंट में बताइएगा शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा कहते हैं, जिसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होगा, जैसे कि 2NaHCO3, और जब इसको यानी कि गर्म करेंगे उष्मा का यानी कि गर्म करेंगे तो क्या बनेगा हमारा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर प्रश्न कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ इंटू H2O प्लस 1/2 H2O बराबर क्या हो जाएगा हमारा कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो ये हमारा समीकरण है। साथ ही ये फाइनल एग्जाम में हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग विधि पूछा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग यहाँ पे पहला हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसके अलावा मूर्तियाँ व खिलौनों को बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पाठ्य पुस्तक का प्रश्न था हमने हल कर लिए। अब हम अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो इसका पीएच क्या होगा, 10 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 का जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, HCl होगा। क्वेश्चन कह रहा है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। तो इस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन का 20 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए 16 ml की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। वैसे तो अपच का उपचार करने के लिए हम लोग बहुत सारे यानी कि एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जैसे नींबू हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मार्केट पे चले हुए। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा सी होगा, एंटासिड प्रति अम्ल, यानी कि इसको प्रति अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, और जब इसको अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्या हो जाएगा हमारा पे जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक सल्फेट, और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन जो हमारा बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा सोडियम जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप लोग संतुलित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसको हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम हल कर ले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न फाइनल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आश्रित जल क्या होता है, H+ आयन प्रदान नहीं करता है, जबकि वर्षा जल H+ आयन प्रदान करता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता क्योंकि जल की उपस्थिति में ही H+ आयन अम्ल से अलग होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, दही यानी कि बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है और दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किस अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का, इसलिए दही के पीएच का मान 6 से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। बी में कह रहा है इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं, ताजे दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे यह लंबे समय तक बने रह सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं इसको हम। बी का हमारा जो आंसर होगा इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला क्षारक यानी कि बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करता है, फिर इसे अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दही बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए
क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ यानी कि जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। अतः इन्हीं कारणों से इसको यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे अर्धरोधी बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वह अभिक्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल अभिक्रिया कर जल एवं लवण का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर या उदासीन बना देता है। क्वेश्चन नंबर 15 और हमारा आखिरी प्रश्न है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोवन सोडा का उपयोग यहाँ के पहला हमारा जो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच यानी कि साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। वहीं तीसरा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। इसके अलावा जल की अस्थायी कठोरता को यानी कि हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम यानी स्पंजी एवं खास्ता बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, बेकिंग सोडा के क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा, कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। चौथा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक भी में भी किया जाता है। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न से सभी को हल किए हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं सभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि हमारा वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम चैप्टर नंबर 3 का हल प्रश्न आने की लाएंगे। धन्यवाद।